अब जो हम आज करेंगे, अरे चलो स्टार्ट करते हैं। तो कल जैसे कि हमने कुछ फंक्शंस पढ़े थे, सम हो गया, मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया, लार्ज हो गया, स्मॉल हो गया, काउंट हो गया, एवरेज हो गया, ठीक है, रैंक हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़े थे, कुछ बेसिक बेसिक फंक्शंस पढ़े थे। अब हम आज उनको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि हमें उनकी मल्टी कंडीशन भी देखनी होगी। जैसे मान के चलो हमारे पास कुछ नेम है, जैसे कभी एक ऐसी कंडीशन हो जाती है कि आपके पास कितने नेम अवेलेबल है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, काउंट फंक्शन का यूटिलाइजेशन कर देते हैं, ठीक है। काउंट कितना आंसर निकालेगा, 7। 0। अच्छा हाँ, नंबर पे होता है। लगता है काउंट, ठीक है। इसलिए आपको काउंट और टोटल लगाना पड़ेगा, तब जाकर आएगा। ठीक है, 7 या 6 है, वो एक हेडिंग है, ठीक है। अब कभी कभी एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि इस पर्टिकुलर डेटा के अंदर एक इंडिविजुअल नेम को गिनना है। जैसे कि नेम जो जय है वो कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, काउंट करना है जय, इसको काउंट करना है, जय को काउंट करना है। देन उसके लिए आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो काउंट इफ का, ओके। यूटिलाइजेशन कर सकते हो, काउंट इफ का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। सो काउंट इफ क्या करता है कि एक कंडीशन में से किसी इंडिविजुअल कैरेक्टर या फिर इंडिविजुअल नंबर या फिर इंडिविजुअल डेट को चूज करने की परमिशन देता है। जैसे हम लिखना चाहते हैं कि इस डेटा में एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर मतलब जय, अमित, मोहन, इनमें से किसी एक को गिन दो। उसके लिए हम क्या कर देंगे, इक्वल्स टू काउंट। इसके अंदर आप एक रेंज के अंदर से किसी इंडिविजुअल पर्सन को गिन सकते हो। जैसे हम देखना चाहते हैं कि इस डेटा में, इस रेंज में जो हमारे पास जय पर्सन कौन है, ये है, तो वो कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, ये उसकी एंट्री बता देता है। अगर एक पर बार का ये और आ रहा था, यहाँ पे जब यहाँ पर जब जाता है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर क्या हो जाता है, 3। जब आपके डेटा के अंदर कोई कंडीशन नहीं होती है तो उस कंडीशन में हम काउंट और लगा सकते हैं, फिर काउंट लगा सकते हैं। लेकिन जब एक कॉलम के अंदर से हमें किसी इंडिविजुअल को देखना होता है तो उस कंडीशन में हम सिर्फ एक का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हमें क्या लगाना होता है, इस डेटा में से किसी इंडिविजुअल पर्सन की बात करें, ठीक है। ऐसा लगाया जा सकता है। ये नंबर्स में भी काम आएगा, टेक्स्ट में भी काम आएगा, हर जगह काम आ सकता है। जैसे कि हमारे पास आईडी है, हम देखना चाहते हैं कि इस डेटा में 1 कितनी बार आता है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू काउंटेड दिस रेंज, कितना बता देते हैं 1, तो हमें बता देगा कि एक इसमें कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स। ये 11 है, क्या ये 11 है, तो इसकी एंट्री कैलकुलेट नहीं की जाएगी। एक और चीज कभी हो सकता है कि इस सेल के अंदर मैं किसी पर्सन का नेम ही ना लिखूं, देन मुझे क्या रिजल्ट आउटपुट आएगा, 0। हमने बोला कि इस सेल में अगर ये वाला सेल अवेलेबल है तो उस सेल के अंदर कुछ है ही नहीं,
तो ऐसी सिचुएशन में आंसर क्या आ जाता है? जीरो। जीरो का मतलब आप जिस चीज को देखना चाहते हो वहां पर आपके पास कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी लेकिन ये वहाँ सिलेक्ट कैसे करेंगे जब हमने सपोज करो कि उस कॉलम में से अजय को देखा, अजय नहीं है, मुझे 6 हैं, बट अगर यही बहुत सारे हों तो फिर वहाँ पर सिलेक्ट कैसे करेंगे? काउंट कुछ भी लिख सकते हो आप, मान के चलो आप इसके अंदर टाइप करना पड़ेगा ना। सिलेक्ट नहीं करते। सिलेक्ट तो करेंगे उस कंडीशन में। अगर डेटा में सोवन है ही नहीं तो वो मना करते हैं कि डेटा के अंदर सोवन अवेलेबल तो नहीं। वहाँ पर मोड G2 कलेक्ट किया था, लेकिन वहाँ पर सोवन उस G2 के अंदर हमारे पास सोहन की वैल्यू अवेलेबल है। हाँ। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं करते उस कंडीशन में, क्योंकि सेल में कभी भी कोई भी वैल्यू आ सकती है। अब क्या करना होगा आपको? फॉर्मूला के अंदर ही फंक्शन डालना होता है। तो क्या करेंगे? काउंट की खाली कंडीशन लगा देंगे, देन हम इसमें रेंज, इस रेंज में देना चाहते हो अब, क्योंकि वो एक टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट का मतलब कि जैसे आप कॉमा पास करोगे एज इट इज वहाँ पर फॉर्मूला रीड होना स्टार्ट कर देगा। फिर टाइप करोगे, आर टाइप करोगे, तो ये तो एज फॉर्मूला रीड हो रहा है। ठीक है, तो वो जय जो है वो फॉर्मूला नहीं है, वो कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर मानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डबल कोट ओपन करने पड़ेंगे और इस डेटा के अंदर लिखना होगा जय। तो इसका मतलब इस डेटा के अंदर अगर कोई कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर, जय कैरेक्टर अवेलेबल है, तो उसकी डिटेल्स निकाल दो। एंटर करेंगे, हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा? रिजल्ट निकल कर इन्वर्टेड कॉमा में लेना। हाँ जी, क्योंकि वो टेक्स्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कौन सी थिंग आ सकती है? अगर मैं इस डेटा के अंदर देखना चाहूँ 3 वाली कंडीशन, हम क्या करेंगे? यहाँ पर काउंटिंग की कंडीशन लगाएंगे, चेक करेंगे कि इस डेटा के अंदर, क्योंकि 1 2 3 नाम से तो कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं होता, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये हमें क्या पता देगा? आपके पास जो है ये 1 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। उससे ज़्यादा होता है तो 4 बार रिपीट हो। ठीक है, कभी कभी एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आप इस डेटा के अंदर जय और मोहन की एंट्रियां देखना चाहते हो कि कितनी है। तो रहने देता हूँ यहाँ पे मैं। तो जय और मोहन कितने टाइम्स आपके डेटा के अंदर आ रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सिंपल सी चीज़ है, इक्वल टू काउंट करेंगे किसको? जय को, फिर मोहन को भी काउंट करेंगे। काउंटेड रेंज, टोटल हमारे पास कितने आ जाएंगे? टोटल हमारे पास आ जाएंगे 10 प्लस 4 नेम है। अगर मान लो हमारे पास कोई एक और नेम और होता, टोटल हमारे पास जय और मोहन जो है वो कितनी बार आ रहे हैं? 5 टाइम्स। ये तो हुआ कि भाई अगर मैं इनमें से किसी एक को चेंज कर दूँ तो ऑटोमेटिकली वहाँ से क्या हो जाएगा? रिजल्ट हट जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर हमें एक ही फॉर्मूला बनाना होता है, क्योंकि कब तक ऐसे बनाते रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। हमें क्या करना होगा? दोनों एक साथ लगाने। हमें तो दोनों चाहिए ना। हम क्या करेंगे? इक्वल टू काउंटेड इस डेटा के अंदर जय को अवेलेबल करो, और अगर जय अवेलेबल है इस डेटा के अंदर तो मैं एक और पर्सन की एंट्री तो उसको भी इसी के अंदर ऐड ऑन करो। बताया था ना कल, प्लस माइनस कॉमा एंड इक्वल्स टू, इसके अंदर जाएगी। किसको फाइंड आउट करना चाहते हो? मोहन और जय ना लिखें, डायरेक्ट सिलेक्ट कर लें। इन्वर्टेड कॉमा में ना लिखें, डायरेक्ट इसमें सिलेक्ट कर लें। इसमें से सिलेक्ट नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो तो फिर नेम चेंज हो जाएंगे। डेटा के अंदर से मॉडिफिकेशन थोड़ी करते हैं, नहीं, मैंने ऊपर अभी किया था। गलत हो जाएगा वो। काउंट फिर वो उस पर्सन की डिटेल्स नहीं देगा, वो उस सेल की डिटेल्स देगा। इस डेटा के अंदर अगर मैं यहाँ पर देखूँ जैसे कि चूज कर दूँ अमित, अब अमित की जगह थोड़ी देर पहले इसमें पूजा आ जाती है, तो वो अमित की एंट्री थोड़ी दे रहा है, वो तो पूजा की एंट्री दे रहा है। क्योंकि इस डेटा में तो कभी भी चेंजेस आ सकते हैं ना। कोई नेम यहाँ पर आ जाता है, मान के चलो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, किसी को ऊपर कर देता हूँ, किसी को नीचे कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में अपडेट हो जा रहे हैं कि पहले यहाँ पर ये था, अब यहाँ पर ये आ गया, थोड़ी देर बाद कोई और आ गया, थोड़ी देर बाद कोई और आ गया, वो तो अरेंज हो रहे हैं।
तो इसीलिए कभी भी हम डेटा के अंदर से किसी भी वैल्यू को सिलेक्ट नहीं करते हैं, हमेशा फॉर्मूला के अंदर क्या होता है कि आप एक बार मेंशन कर देते हो, फिर अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। पे आएंगे, क्या करना चाहते हो, देखो देखना चाहते हैं, है ना। देन अब क्योंकि ये रिजल्ट दे देगा तो अब हमें मोहन को भी देखना है, तो हम बोलेंगे कि ऐड ऑन कर भी इसको करना चाहते हैं मोहन को। मोहन को पहले गिनेंगे इस रेंज में से, इस रेंज में से देखना चाहते हो मोहन को। जैन मोहन की एंट्री आपके पास कितनी आ रही है, 5 टाइम्स आ रही है। ये हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। चलो ठीक है। कभी कभी हमारे पास एक ऐसे सिनेरियो आ जाते हैं, कंडीशन आ जाती है कि आपके पास भाई कुछ नेम है या उनकी कुछ आईडीज है, और यहाँ पर हमारे पास उनकी कुछ सेल्स है। क्या है हमारे पास, कुछ सेल्स। हम चाहते हैं कि इस डेटा के अंदर हम किसी इंडिविजुअल पर्सन की, हमारे पास कुछ सेल्स आ जाती है। ओके, सिनेरियो हो सकता है कि आप डेटा के अंदर से टोटल सेल्स निकाल दो, निकाल दो टोटल सेल्स। टोटल सेल्स क्या हो जाएगी हमारी, कैसे निकलेगी, सब लगा देंगे। ओके, कितना आंसर आया हमारे पास, 557 निकल करके। अब एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि इस डेटा के अंदर कोई पर्सन है, उस पर्सन की मुझे अगर टोटल सेल्स निकालनी, वो कैसे निकालेंगे। सिनेरियो हम बनाते हैं कि हमें जब मल्टीपल टाइम है फिर कोई पर्सन है, उसकी टोटल सेल्स जनरेट करनी है। तो निकालो भाई, सबसे पहले तो क्या करना है आपको, जय जो है उसका टोटल सेल्स निकालो। ठीक है, अब हम सम तो करना चाहते हैं लेकिन किसी इंडिविजुअल पर्सन को करना चाहते हैं। क्या बताया था मैंने कि जब भी किसी रेंज के अंदर किसी पर्सन की बात की जाए, किसी इंडिविजुअल की बात की जाए, उसके लिए इफ वाला पार्ट लगता है। क्या पार्ट लगता है, if। हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, हम टोटल सेल्स निकालना चाहते हैं और टोटल सेल्स निकलेगा सम से, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, सम पर यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। ओके, इक्वल्स टू सम काउंटिंग होता है, समिट होता है। और जब भी आपको किसी इंडिविजुअल की बात करनी होती है, कॉलम में से टारगेट करना होता है, तो उसके काम में आता है। तो दो सिनेरियो बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बनता है रेंज। क्राइटेरिया का मतलब होता है कि इस रेंज में से किसकी बात की जा रही है। हम बात कर रहे हैं इस डेटा के अंदर से जय की। सम ऑफ रेंज का मतलब होता है कि आप जो सम करना चाहते हो वो किस रेंज के अंदर अवेलेबल है। तो सम ऑफ रेंज हमेशा नंबर फंक्शन के ऊपर लगता है। तो हम क्या करेंगे, टोटल से इस निकालना है, एंटर कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 91। इस डेटा के अंदर अगर मैं इसको जोड़ूँ, अगर मैं इसको जोड़ूँ, अगर मैं इसको जोड़ूँ, तो हमें कितना रिजल्ट मिलेगा, 91 रिजल्ट मिलेगा। ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि सेल्स हो, आपके पास कुछ और भी हो सकता है। मान के चलो आपके पास क्वांटिटी की डिटेल्स है, क्वांटिटी तो मुझे क्या रहा है इस डेटा के अंदर टोटल क्वांटिटी निकाल लो। निकालना चाहता हूँ मैं वो है, ठीक है।
हम क्या करेंगे, रेंज की बात की जा रही है, इसमें जय को ढूंढ सकते हैं। सम ऑफ रेंज अब की बार क्या हो जाएगा, टोटल क्वांटिटी निकालनी है, तो सम ऑफ रेंज हमारी टोटल क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, तो जय जो है वो 91 सेल कर रहा है, कितनी क्वांटिटी बेचने के बाद, 15 क्वांटिटी सेल करने के बाद। हो जाएगा। सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है कि इस डेटा के अंदर जय और मोहन का टोटल सेल बता दो, ये दो पर्सन मिलकर के कितने टोटल सेल जनरेट करते हैं। ठीक है, हमें अब दोनों को देखना है, सेम टू सेम इक्वल्स टू समिट रेंज हो जाएगा दिस वन। इस तरह किसको देखना चाहते हो, जय को। टोटल हमें क्या करना है, सेल्स निकालना चाहते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मोहन वाली कंडीशन भी आ जाए, जाएंगे प्लस समिट रेंज क्या दे देंगे हम, इसी में से, इसमें से किसको देखना चाहेंगे, देखना चाहेंगे चेक करो कि मोहन है भी कि नहीं है। अगर मोहन इस डेटा के अंदर अवेलेबल है तो मुझे इसी में से क्या निकाल करके दे दो, टोटल सेल्स निकाल करके दे दो। तो जय और मोहन की जो टोटल सेल्स निकल करके आ रही है वो 212 सेल्स निकल करके इजी है ना। अगर मुझे इस डेटा के अंदर एवरेज सेल्स निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, टोटल डिवाइड बाय नंबर। हाँ, तो उसके लिए तो काम देखते करने हैं। की जरूरत नहीं है, सिंपल है, हम यहाँ पर एवरेज का फंक्शन लगा लेंगे ना। तो हमारे डेटा का क्या निकल कर क्या आ जाता है, एवरेज। हम चाहते हैं कि हमारे इंडिविजुअल पर्सन की एवरेज सेल्स निकालो, कि जय जो है वो भाई कितनी एवरेजली सेल कर रहा है, ये तो हमारे ऑल ऑफ डेटा का हो गया ना। इसके अंदर हो सकता है कि किसी दूसरे के ऊपर भी डिपेंड करते हो, जय पर्सन की एवरेज सेल्स निकालना चाहते हो तो उसके लिए एवरेज, ये भी जैसे सम लगता है वैसे ही लगता है। तो रेंज का मतलब होता है जिसमें से देखना चाहते हो आप, जिसमें से देखना चाहेंगे क्राइटेरिया किसी को, तो जय को। कैलकुलेट एवरेज रेंज का मतलब होता है कि जिसमें से आपको एवरेज कैलकुलेट करना है, तो हम किस में से करेंगे, एवरेज सेल्स की बात कर रखी है, तो हम यहाँ पर जाएंगे और हम बोलेंगे हम इस डेटा के अंदर जो है वो इस रेंज में से जय पर्सन का एवरेज सेल्स निकालना चाहते हैं। तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल हमारे डेटा का 92% जो है वो एवरेज सेल्स निकल कर आ रही है। अब इंडिविजुअल पर्सन की बात की जाए जय की, तो इंडिविजुअल उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 30% है। ठीक है, 90 में से 30 जो है वो इसका इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन है। क्यों है, क्योंकि इसकी एंट्री ना काफ़ी बार रिपीट हुई, 20% की देखी जाए तो 10% की ज़्यादा होगी बाकी उससे। ठीक है, तो डिपेंड करता है, अगर आप किसी 2% का निकालना चाहो, इनका एवरेज सेल्स कितना निकल कर क्या रहा है, इंडिविजुअल अलग अलग निकाल सकते हो। ठीक है, हर किसी का अलग अलग निकालना चाहो तो वो भी निकाल सकते हो। अलग अलग कैसे निकालेंगे, भी देख लेते हैं। जैसे होता है कि इस डेटा के अंदर हम हर एक पर्सन की क्या निकालना चाहते हैं, इंडिविजुअल सेल्स निकालना चाहते हो, तो यहीं पर जाओ इक्वल्स टू इस रेंज में। अब की बार हम पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर देंगे। हम इसको चूज कर देंगे, इसमें से निकालना चाहते हैं, इसमें से हम इसको सीधे सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें इसको नीचे भी ड्रैग करना है। हर एक पर्सन की इंडिविजुअल निकल जाती है। ठीक है, तो ये पूजा की जो निकल करके आई है ये है, मान के चलो अगर इसकी कहीं और भी होती तो हमारे पास उसका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, तो ये इनका क्या निकल करके आ रहा है, टोटल निकल करके आ रहा है। इनका अगर एवरेजली अगर आप बांटना चाहते हो तो इसके लिए क्या लगा देंगे हम, एवरेज का फंक्शन लगा देंगे। एवरेज रेंज में हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर देंगे, देन दिस पर्सन, और कैलकुलेट क्या करना चाहते हो, इसमें से एवरेज। ठीक है, तो इन सब का क्या निकल कर क्या आ जाएगा, एवरेज निकल कर क्या आ जाएगा। अभी तक हम पहले किसी इंडिविजुअल का निकाल रहे थे, अब जब हम सबका निकालना चाहते हैं तो एक्चुअल में देखो होता क्या है, जब भी आप किसी फॉर्मूला को लगाते हो ना, जैसे कि आपने सम ही लगाया मान लो, अगर आप सम करते हो और इन सब का सम निकालना चाहते थे तो थोड़ी देर बाद जब आप इसको ड्रैग करोगे ना तो आपके इनके नंबर मॉडिफाई हो जाएंगे। क्यों मॉडिफाई हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास जब आप धीरे धीरे करके स्किप होते हुए नीचे आए तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका फंक्शन भी नीचे आया हो। जब आपका फंक्शन नीचे आया होगा तो इस फंक्शन को रोकने का एक वे होता है जिसको कि हम फ्रीज करना बोलते हैं। फिलहाल के लिए वो टॉपिक अभी हमने पढ़ा नहीं है,
अल्टरनेट ऑप्शन क्या है? उसका अल्टरनेट ऑप्शन ये है कि आप इस डेटा में जैसे कि इन सबका टोटल निकालना चाह रहे थे, सबका सही टोटल निकालना चाह रहे थे, तो फिर क्या करो, इसे पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर दो। अब ये गलत नहीं होगा, सेम ही टोटल आएगा। अच्छा नहीं कि मॉडिफाई हो गया, ये सबका सेम टोटल आना चाहिए था ना। अगर इन सबको जोड़े तो सब जगह पर क्या आएगा? सेम नंबर। तो ये एक करेक्ट वे है जिसमें कि आप अपनी वैल्यूज को हर जगह दिखा सकते हो। अगर आप ऐसे सिलेक्ट कर दोगे, रेंज के तौर पे सिलेक्ट कर दोगे, तो देन वो आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो उसको भी क्या करना होता है, इसके फिर आप क्या कर सकते हो, कॉलम टू कॉलम के भी यहाँ पर कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि इस रेंज को ये इस पूरे कॉलम में मान लेते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक कहीं भी होगा, मैं इसको फिर भी कैलकुलेट करूँ, चाहे बीच में एंट्रियाँ खाली हो और यहाँ नीचे भी लिखा होगा तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। चलो नेक्स्ट हमारे पास अगली सिचुएशन आती है, थोड़ा सा अगर हैवी डेटा अगर हमारे पास है, डेटा कुछ नहीं होता, डेटा जस्ट एक इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, डेटा केवल टेक्स्ट, नंबर, डेट, टाइम इसी फॉर्मेट में आता है। ठीक है, अब अगर इसकी 4 एंट्रियाँ भी आ जाएंगी तब भी हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अब इसकी अगर 4 लाख एंट्रियाँ भी आ जाएगी तब भी सेम ही प्रोसीजर होता है। ऐसा तो नहीं कि किसी को अलग से ट्रीट किया जाएगा, डेटा एक ही होता है, बस यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है तो उस कंडीशन में कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास इंडिविजुअल कोई बोलता है कि भाई ईस्ट रीजन के आपको क्या निकालना है, ईस्ट रीजन के आपको कुछ डिटेल्स निकालनी है, कि चलो आपके पास सेल्स है उनकी, क्या है उनकी, तो रैंडमली हम इसमें देते हैं ठीक है, ये कुछ क्वांटिटी सेल कर रहे हैं समथिंग, ठीक है, तो कुछ रैंडमली हमारे पास वैल्यू, तो हमें कहता है कि इस डेटा के अंदर ईस्ट रीजन की टोटल सेल्स निकालो, बट हम चाहते हैं कि उसके पास जो है वो कोई डेट होनी चाहिए, कौन सी डेट होनी चाहिए, दिस डेट। तो हम चाहते हैं कि भाई रीजन जो है, ठीक है, ईस्ट रीजन जो है इसकी आपको टोटल सेल्स निकालनी है, बस किस डेट के निकालनी है, 6 जनवरी की। ठीक है, तो ईस्ट रीजन की 6 जनवरी की आपको टोटल क्या निकालनी है, सेल्स निकालनी। इसमें आपको क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, क्वेश्चन डिफरेंट है वो एक्चुअली में, फिर हम लोग उसको फिल्टर कर नहीं टोटल करना, हम फिल्टर क्यों लगाएंगे यहाँ पर, नहीं फिर आएगा अगर फिल्टर लगाते हैं कि पहले सिलेक्ट कर लिया फिर अच्छे से सिलेक्ट कर लिया पूरा नहीं तो कोई बेनिफिट नहीं होता, अगर मैं थोड़ा भी फिल्टर के अंदर चेंज कर दूंगा तो खुद ही अपडेट हो जाएगा, डेटा में एंट्रियाँ भी करनी होती है। ठीक है, क्या करेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि हमें इस कॉलम में भी देखना है और हमें इस इंडिविजुअल कॉलम के अंदर भी देखना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीपल सिनेरियोज लगा लेंगे। सबसे पहले भी हमने इफ लगाया था, जब भी हमारे पास एक से ज़्यादा कॉलम आता है तो फिर आप उसके अंदर इफ्स वाला पार्ट यूज करोगे, कौन सा पार्ट यूज करोगे, if। मतलब कि अगर एक कॉलम के अंदर की बात की जाए तो उसके लिए आप इफ का यूटिलाइजेशन कर सकते हो, पूरे के पूरे कॉलम की बात की जाए तो डायरेक्टली आपको कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन एक से ज़्यादा कॉलम होते हैं, एक से ज़्यादा मतलब 2 4 5 6 10 मतलब 50 कॉलमों तक भी अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, डिपेंड करता है कि सिनेरियो कितने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, टोटल सेल्स निकालना चाहते हैं, फिर गिनना चाहते हैं कि इस रीजन की इस डेट पर, इस ऑर्डर डेट पर कितनी एंट्रियाँ आ रही हैं। क्या करेंगे, काउंट का फंक्शन लगा देंगे, काउंट टिप्स वाले पार्ट के लिए लगाएंगे। क्राइटेरिया रेंज 1 का मतलब होता है कि किसमें से, तो हमें इसमें से देखना है, किसको देखना चाहते थे हम, देखना चाहते हैं लिस्ट को। ठीक है, Then फिर ऑर्डर डेट की भी बात की जाएगी, लगा सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, सेम ही लगाना होता है, सिलेक्ट कर लिया करना हम कर कैसे भी सकते हैं, मैंने बताया। वहां से नहीं कर सकते हाँ, कि अगर आप उनको सिलेक्ट करके भी करोगे तब भी सेम ही रिजल्ट निकल कर के आएगा,
अगर आप उनको टाइप करके भी दिखाओगे तब भी सेम रिजल्ट निकल करके आएगा। रिजल्ट तब तक चेंज नहीं होता है कि जब तक कोई इसमें एडिट ना कर दे, तब तक दोनों के सेम रिजल्ट रहेंगे। हाँ, अगर आप इसमें ईस्ट की जगह राहुल लिख दोगे तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा, ऑब्वियसली बात। ठीक है, और अगर वहाँ से डायरेक्ट पिक करने की तो वहाँ से इसे भी पिक कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है ना। हम इसी में जाएंगे, हम बोलना चाहते हैं कि हम ईस्ट की डिटेल्स निकाल सकते हैं। देन क्या पूछा जा रहा है कि ऑर्डर डेट, किस डेट की बात की जा रही है, इस डेट की बात की जा रही है। डेट में हमारे पास टोटल 3 बार एंट्रियाँ पास हुई। कितनी बार एंट्रियाँ पास हुई है? 3 टाइम्स एंट्रियाँ पास। ठीक है, क्या है? तो डेट तो पहले आता है क्या? डेट। तो हम बात कर रहे हैं 6 जैन की, तो इसमें क्या लिखोगे सबसे पहले? 06 लिखोगे। ठीक है, जैन का मतलब होता है फर्स्ट। फिर किस चीज़ की बात कर रहे हो? 2018 की बात कर रहे हैं। ठीक है, एंटर करोगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा? रिजल्ट आएगा। अच्छा, अगर मैं किसी को चेंज कर देता हूँ, इसको मैं 18 की जगह 19 कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली 2 रिजल्ट आने वाले हैं। फॉर्मूला कुछ भी हो, आंसर सेम आता है, चाहे कैसे भी लगाओ, अगर आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कभी कभी एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि इस डेटा के अंदर 2018 से ऊपर जो सेल हुई है, 2018 से मोर देन वाली जो सेल्स है, उनका टोटल निकालना। निकाल लेंगे सबसे पहले, क्योंकि टोटल निकालने की बात की जा रही है। तो मोर देन कितना? 18 की बात की जा रही है। क्या करेंगे हम लगा देंगे समिट। इसी रेंज की बात करेंगे, इस रेंज में देखना चाहते हो जो आपके पास कौन सा फर्स्ट से लेकर के, ठीक है, कहाँ तक देखना चाहते हो? 2018 से ऊपर, 2018 से 18 भी तो है ना उसके अंदर। एक से करेंगे, एक जनवरी 18। हाँ जी, हम उनकी टोटल सेल्स निकालना चाहते हैं। 2018 से ऊपर वाली जो सेल्स है हमारे पास, कितना निकल करके आता हूँ कहाँ से, कितना निकल करके आता है। और ये अपर वाले जो हमने किया है पहले, टोटल नंबर ऑफ सेल्स निकाल दी, वो निकाल सकते हैं। टोटल वैल्यू कितना, सेल्स नहीं निकाल रहे थे हम, यहाँ पर निकाल काउंट एंट्री काउंट एंट्री कितनी बार हुई है। निकालने के लिए कुछ भी निकाल सकते हैं। इसमें से चाहते हैं सम रेंज, इसकी बात की जा रही है, लिस्ट की बात की जा रही है, डेट किसकी की जा रही है, वो डिफाइन कर दो। पहले आता है डे, ठीक है, पहले क्या आता है? 6 तारीख की बात की जा रही है। ये उसकी टोटल सेल्स निकल करके, ठीक है। देन यहाँ पर हमने क्या निकाला कि जो हमारे पास 2018 से ऊपर वाले डिटेल्स हैं, उनकी टोटल सेल्स कितनी निकल करके, ठीक है ना। ऐसे लगा सकते हो। कभी कभी एक ऐसी सिचुएशन आती है कि भाई आप इस डेटा के अंदर पता करो कि टोटल सेल्स जनरेट करना है हमें, कितने का टोटल सेल्स जनरेट करना चाहते हो आप? जो आपके पास मोर देन 100 से ऊपर हो उनका टोटल सेल्स निकाल, क्या कर दो? हमें रेंज दे देंगे। इसकी बात की जा रही है, इसमें हमारे पास जो 100 से ऊपर है, किसके ऊपर है? 100 से ऊपर है, उनका क्या निकाल करके दे दो? टोटल सेल्स निकाल करके दे दो। तो 100 से ऊपर की जो सेल्स है वो ये है। 100 से नीचे के लिए देखना चाहे तो समीर, इस रेंज के अंदर हम चाहते हैं कि लेस देन 100 की टोटल सेल्स निकाल। दो बार चेक करेंगे पहले। एक बार रेंज के लिए ना, क्योंकि इसमें से देखना चाहते हैं, अब मोर देन 100 तो इसी में 100 भी, और टोटल भी हमें इसी में से करना है। कभी कभी होता है कि आप चाहते हो कि इस डेटा में 100 से लेकर के
टू 500 तक की आपको क्या चाहिए, टोटल सेल चाहिए। क्या चाहिए, टोटल सेल चाहिए। कैसे निकालेंगे, आ जाएंगे वाला पार्ट लगा ले क्योंकि मल्टी रेंज है। समझ लीजिए हम इसी में से कैलकुलेट करना चाहते हैं, देखना किस में से चाहते हैं, इसी में से देखना चाहते हैं। इसको देखना चाहते हैं जो हमारे पास 100 से बड़ा हो, फिर दोबारा इसी रेंज में देखो बट आपकी बार लेस देन 500। इसमें इफ्स लगाएंगे, मल्टी कंडीशन है ना, हाँ। तो 100 से ऊपर भी देखना है। नॉर्मल अभी या सबमिट, इसमें सबमिट। अभी हम क्या कर रहे थे, 100 से ऊपर के लिए अलग लगा रहे थे और 100 से नीचे के लिए अलग, लेकिन मुझे 100 से 500 के बीच लगाना है, तो दो हो गए ना बिटवीन बोलेंगे। तो इस तरीके से क्या किया जा सकता है, लगाया जा सकता है। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप क्या लगाना चाहते हो। इस तरीके से आपको क्या करना होता है, लगाना होता है। हम चाहते हैं कि इस रीजन की, ठीक है, एक पर्टिकुलर डेट पर क्या निकालना चाहते हैं हम, एवरेज क्वांटिटी निकालना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एवरेज यूटिलाइजेशन कर लेंगे, क्योंकि तो लिस्ट की बात की जा रही है और एक पर्टिकुलर डेट की बात की जा रही है, तो उसके लिए एवरेज इसकी कंडीशन लगा लेंगे। एवरेज क्वांटिटी की बात की गई है, इसकी लिस्ट की, ये आगे पीछे हो सकता है, इस पैरेलल में क्वांटिटी बात में ले सकते हैं, आगे पीछे होता है। आगे पीछे हो सकता है। क्या मान के चलो एवरेज एवरेज रेंज हम इसी में से देखना चाहते हैं, हमें देखना है डेट डेट पर इसकी बात की जा रही है 6 क्या करना चाहते हो, इसमें से देखना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो सेम रिजल्ट आएगा। इसकी 6 टोटल टोटल आएगा, आपको खुद से करने हैं तब जा करके समझ में आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है सम मैक्सिमम मिनिमम कंडीशनों को जब तक आप लगाओगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या सिनेरियो होते हैं, जो आपको लगाने हैं, तभी अगर कर सकते हैं। तो अभी हमने पहले बेसिक फंक्शन पढ़े, बेसिक फंक्शन करने के बाद हमने उसके अभी कंडीशन में पढ़ी। तो आप ऐसा बोलोगे कि ऐसे कितने कॉलम को आप सिलेक्ट कर पा रहे हैं, कि भाई रीजन को भी कर पा रहे हैं, ऑर्डर डेट को भी कर पा रहे हैं, तो कितनों को कर सकते थे, ट्राई करते हैं। तो जैसे कि सम इफ के अंदर हम जाते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि एक कॉलम आता है, या फिर काउंट इफ के अंदर हम जाते हैं तो इसके अंदर हम एक ही कॉलम को चूज कर सकते थे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मल्टी मल्टी कॉलम को चूज आउट करूँ, तो देन इस वाले पार्ट में जाना पड़ेगा। लगभग कितने कॉलम तक आप सिलेक्ट कर सकते हो, कितने भी कॉलम तक सिलेक्ट कर सकते हो, डिपेंड करता है। मैं चाहूँ तो उसके अंदर 76 कॉलम को बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकता था, मैं चाहूँ तो उसके अंदर 101 कॉलम के बारे में भी इंफॉर्मेशन निकाल सकता था, मैं चाहूँ तो उसके अंदर 190 तक के कॉलम की डिटेल्स निकाल सकता हूँ, मैं चाहूँ तो उसके अंदर लगभग 127 कॉलम तक की भी डिटेल्स निकाल सकता हूँ। तो कितने भी कॉलम निकाल सकते हो, कंडीशन नहीं होती। कॉलम तो आपके डेटा के अंदर कितने भी अवेलेबल हो सकते हैं। अगर देखा जाए तो कितने कॉलम अवेलेबल होते हैं आपके पास, तो एक शीट के अंदर आपके पास 16,384 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, एक शीट के अंदर आपके पास 10,48,576 क्या होते हैं, रोज होते हैं। ठीक है, सेल्स जो होते हैं आपके पास कितने होते हैं, एक शीट के अंदर इतने होते हैं मिलियंस में। ठीक है, अगर हम देखें तो इतने तक कॉलम को भी लगा सकते हैं, जितना बड़ा डेटा आएगा उतनी शीट आपके पास हैवी कंडीशन में रहेगी, उतना ज़्यादा डिले परफॉर्म होगा। ठीक, जैसे कि ये हमारा एक डेटा है, मान के चलो मैं इस डेटा को एक्सपेंड कर देता हूँ।
ठीक है, जितने बड़े डेटा पर आप काम करोगे, इतने बड़े डेटा पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगी? प्रॉब्लम्स देखने के लिए। प्रॉब्लम्स का मतलब होता है कि उतना ही स्लो हो जाएगा। मान के अब हमारे पास एक कंडीशन आ जाती है। कंडीशन क्या है कि अभी तक जो भी हम काउंट फंक्शन लगा रहे हैं, अगर मुझे गिनना होता तो ये पहले क्या हो रहा था कि हमारे पास जल्दी रिजल्ट दे रहा था। अब क्या करेगा वो? उतना ज़्यादा डिले करेगा। सम लगाएंगे, इसी में से लगाना चाहते हैं। क्या लगाना चाहते हैं हम? डिले लगाना चाहते हैं। क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं? इसमें से कैलकुलेट करना चाहते हैं। जितना आप इसके अंदर ज़्यादा फंक्शन लगाओगे उतना डिफिकल्ट हो जाएगा। डिपेंड करता है आपकी एंट्रीज के ऊपर। इनके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी एंट्रीज के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा आप डेटा बढ़ाते जाओगे उतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे कि मान के चलो, अगर मुझे इसमें 1 2 3 4 लिखना हो, इसको मुझे कॉपी करना हो तो बड़ी जल्दी हो जा रहा है। लेकिन अगर यही हमारे पास नीचे तक लिखे होते, कहाँ तक लिखे होते हैं? एंड तक। अब इसको कॉपी करने के लिए जाऊँगा तो ये क्या करेगा? डिले लगाएगा, टाइम ले रहा है। इसको कॉपी करने के लिए जाऊँगा तो और डिले लगाएगा। इन तीनों को कॉपी करने के लिए जाऊँगा तो ये मुझे और टाइम दिखाएगा। टाइम लग रहा है ना? तो डेटा के ऊपर जितना आपका डेटा एक्सपेंड होता रहेगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हो रहा, लेकिन जितना आपका डेटा एक्सपेंड होता रहेगा उतना ही आपको अपने पीसी के अंदर डिले देखने के लिए मिलेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई 2 मिनट हो गए, फॉर्मूला मैंने लगाया तो है, सही लगाया, लेकिन रिजल्ट ही नहीं आ रहा, अभी कैलकुलेट ही कर रहा हूँ। तो then उसके नीचे एक कैलकुलेशन चल रही होती है और उसी कैलकुलेशन को क्या कर रहा होता है? चेक कर रहा होता है। हम बहुत कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ उस डेटा को तो कैलकुलेट करने के लिए भी नहीं बोल रहे, कुछ बनाने के लिए हम तो जस्ट उसको बोल रहे हैं कि आप इस डेटा को कॉपी पेस्ट कर दो। क्या कर दो? तो बड़े डेटा में आपको पेशेंसली वेट करना होता है, टाइम देना होता है, तब जा करके आपको। कभी कभी होता है कि किसी शीट में आप कभी अगर आपने हैवी डेटा के ऊपर काम किया तो किसी शीट को ओपन होने में 10 मिनट लग जाते हैं। क्या लग जाता है? 10 मिनट लग जाते हैं। अब 10 मिनट किसी चीज़ को ओपन होने में लगेंगे तो उसके अंदर काम करने में, डेटा को एक्सप्लोर, कभी कभी होता है कि कंडीशन बनती भी नहीं है, ट्रैक भी नहीं होता। ठीक है, टाइम लगता है। अब इनका अगर मैं सम निकालने के लिए जाऊंगा तो टाइम लगेगा। ऐसा ही नहीं है कि वो कैलकुलेट नहीं कर सकता, लेकिन वो भी तो मशीन है ना, तो उसको भी तो टाइम चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी लगा देंगे और वो कुछ भी आंसर निकाल देगा हमारे। टाइम लगेगा। जितना बड़ा डेटा होगा उतना आपका जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा? स्लो। अब इसी का अगर सम निकालूँ मैं, क्या निकालूँ मैं? मान के चलो सम ज़्यादा नहीं निकालते, हम 3 4 कॉलमों का सम निकालने के लिए बोल देते हैं। ठीक है, जल्दी निकाल देगा यहाँ पर। लेकिन वही अगर मैं 10 12 कॉलम को सिलेक्ट कर दूँ तो देन टाइम लगेगा। सिंपल सी चीज़ है। एक कॉलम जल्दी पेस्ट हो जाता है, दूसरा कॉलम भी थोड़ा स्लो पेस्ट होगा, तीसरा कॉलम स्लो पेस्ट होगा। लेकिन जब आपके पास 15 20 कॉलम आ जाएंगे, उनके लिए फॉर्मूला लगाओगे तो देन थोड़ा सा स्लो हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, टाइम लगता है चीज़ों को देखने में। तो ऐसे नहीं सोचना कि सारे रिजल्ट आपको सही मिल जाएंगे। भाई वहाँ तो जल्दी हो जा रहा है, यहाँ पे जल्दी नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अंदर उतना डेटा नहीं है तो सारी चीज़ें जल्दी जल्दी हो जा रही है। जहाँ बड़ा डेटा आ जाएगा, जहाँ पर आपके पास कंपनी के बहुत सारे रिकॉर्ड्स है पीछे वाले, वहाँ पर पेशेंसली वेट करना है। ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला जो है आपने लगा दिया और आंसर आ गया। वेट करना है। तब तक वेट करना है, या तो जब तक वो कोई एरर ना दे दे, या तो जब तक वो कोई रिजल्ट ना दे दे। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि आपने फॉर्मूला लगाया और 2 3 सेकंड हो गए, कुछ आया नहीं, आपको ऐसा लग रहा होता है कि क्या मैंने फॉर्मूला लगाया भी है, तो आप उसको हटा के बैक स्पेस करके या फिर डिलीट करके दोबारा से लगाने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना होता। ऐसे करने से क्या होगा? वो और ज़्यादा स्लो हो जाएगा। जो कैलकुलेशन कर रहा था वो उसने आधी तक कैलकुलेशन कर लिया, उसके बाद सडनली आप उसको स्टॉप करने के लिए बोल, देन उसको वो कैंसिल करने में भी टाइम लगेगा, फिर देन न्यू स्टार्ट करने में भी टाइम लगेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होता है? सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है।
टेस्ट का मतलब ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अगर आपने उसके अंदर कोई भी काम किया हो, कोई भी वर्क किया हो, तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो बड़े डेटा के ऊपर काम कर सकते हो, लेकिन अभी बड़े डेटा के ऊपर काम करने की जरूरत नहीं है। छोटे डेटा के ऊपर भी सेम ही चीज़ें परफॉर्म करनी होती हैं, और बड़े डेटा के ऊपर भी सेम ही चीज़ें परफॉर्म करनी होती हैं। और कभी भी मेन डेटा के ऊपर आपको काम नहीं करना। जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये आपका मेन डेटा है, तो इस डेटा को कॉपी करने के बाद कहीं और ले आओ इसको, वहां पर आप अपना क्या कर सकते हो, फॉर्मूला फंक्शन जो भी आप करना चाहते हो यूटिलाइजेशन कर सकते हो। ठीक है, ध्यान लगाओ, आपको लगे कि मेरा आंसर सही आ रहा है, देन अपनी मेन शीट के अंदर आप अप्लाई करो किसी चीज को। ठीक है, 99% ऐसे ही वर्क होता है। कि आपको देखना पड़ेगा, हमेशा आपको एक फ्रेश शीट लेनी है, मेन डेटा वाले ऑप्शन को छोड़ देना है। क्योंकि अगर यहाँ पर आप कुछ मॉडिफाई कर दो, ये डिलीट हो जाएगा, तो देन डेटा ही चले जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने का एक यही वे है, थोड़ा पेशेंसली करना होता है, थोड़ा समझ करके करना होता है। मैंने क्या बताया, 99 जो आंसर है परसेंट का, वो क्वेश्चन के अंदर ही मिल जाता है। क्या पूछा गया उसी के अंदर आंसर, आपको रिपीट करना है उसको बार बार। क्या पूछा गया फिर खुद ही आंसर आ जाता है। अब कोई मुझे बोलता कि इस डेटा के अंदर भाई हमें सम करना है ईस्ट रीजन के अंदर, मतलब ईस्ट रीजन को देखना भी और उसका सम भी करना है, तो सिंपल है, सम करने के लिए सम का ही फॉर्मूला लगाए। अब सम के फॉर्मूले में कौन सा लगाएंगे, सम भी आता है, सम भी आता है, सम भी आता है, अलग अलग होते हैं, तो उनमें से चूज करना होगा कि कौन सा लगाना है। कुछ ऐसे होते हैं कि पहले सम लगा रहे हैं, फिर सम इफ्स लगा रहे हैं, फिर सम इफ्स वाला पार्ट लगा दे रहे हो उसके अंदर, तो वो होते थोड़ा सा प्रैक्टिस की कमी। क्या वो पता नहीं होता कि एक में कौन सा लगाना है, जहाँ पर ज़्यादा आ रहे हैं, ज़्यादा आ भी रहे हैं, नहीं आ रहे। मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू में या फिर कहीं पर भी यही एक्सप्लेन करना होता है, कुछ और अलग अलग एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती नहीं है। ठीक है, इतना ही करना है अभी आपको, बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं होती।